उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान, पेश करेगी यूसीसी विधेयक, जल्द लागू हो सकता है कानून। भारत की पहली एआई कंपनी बनी यूनिकॉर्न कंपनी ने जुटाई $50 मिलियन की फंडिंग। फंड देगा देश के एआई कंप्यूटिंग स्टैक के निर्माण को गति। कैमरून बना मलेरिया टीका देने वाला पहला देश। मॉस्किरिक्स टीके का होगा इस्तेमाल, WHO ने दी थी मंजूरी। जारी हुई हिम तेंदुए की स्थिति पर रिपोर्ट। भारत में पाए गए 718 हिम तेंदुए, लद्दाख में है सर्वाधिक हिम तेंदुए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 हुआ जारी। डेनमार्क को मिला शीर्ष स्थान, 93वें स्थान पर रहा भारत। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की कि वह यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करेगी। इसे 5 फरवरी को होने वाले एक दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। दरअसल 27 मई 2022 को न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता पर एक पैनल का गठन किया गया था। इसी पैनल ने विभिन्न विधानों एवं असंहिताबद्ध कानूनों को ध्यान में रखते हुए इसका मसौदा तैयार किया है। बता दें कि समान नागरिक संहिता के तहत देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान कानून बनाने की वकालत की गई है। यह संहिता भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 के अनुरूप है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। हालांकि यह कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। गौरतलब है कि कुछ लोगों द्वारा राष्ट्रीय अखंडता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के रूप में यूसीसी का समर्थन किया जाता है, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता के लिए खतरा बताकर कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। इस संहिता की जड़ें 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता में मिलती हैं, जिसे पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया था और बाद में इसे साल 1966 में नए संस्करण के साथ बदल दिया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस दुर्व्यवहार और हिरासत में हिंसा के खिलाफ 1996 के डीके बसु जजमेंट पर प्रकाश डाला है। दरअसल साल 2022 में पुलिस ने एक युवक की सार्वजनिक रूप से पिटाई की थी। इस पर गुजरात के खेड़ा जिले में गरबा के दौरान रुकावट डालने का आरोप था। ऐसे में कोर्ट का मानना है कि खेड़ा में पिटाई की घटना पुलिस के अत्याचार का मामला है। पुलिस के इस आचरण को डीके बसु जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवमानना माना है। बता दें कि 1996 का डीके बसु जजमेंट मानवाधिकार कानून के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह भारत में पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों को संदर्भित करता है। इसके याचिकाकर्ता डीके बसु ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र लिखकर पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों की ओर ध्यान आकर्षित किया था। गौरतलब है कि डीके बसु पश्चिम बंगाल की कानूनी सहायता सेवाओं के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। बसु के इस पत्र को जनहित याचिका के अंतर्गत एक रिट याचिका माना गया। इसमें माना गया कि हिरासत में हिंसा, जिसमें लॉकअप में यातना और मौत शामिल है, कानूनी शासन और मानवीय गरिमा का उल्लंघन करती है। इसने मौलिक अधिकारों को व्यापक बनाया। साथ ही माना गया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजा भी दिया जा सकता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी और हिरासत के लिए बुनियादी आवश्यकताएं निर्धारित की हैं, जिनमें पहचान, गिरफ्तारी का ज्ञापन, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकार की सूचना देना आदि शामिल हैं। बताते चलें कि जनहित याचिका वह याचिका है जो कि जन अर्थात लोगों के समूह के सामूहिक हितों के लिए अदालत में दायर की जाती है। इसकी अवधारणा अमेरिका से ली गई है, जबकि भारत में इस अवधारणा के प्रवर्तक न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती रहे हैं। भारत में जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। यह न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। इसकी अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है, जिसके अंतर्गत कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा और उसे विस्तारित किया जा सके। हाल ही में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कंपनी क्रूट्रिम यूनिकॉर्न बन गई है। क्रूट्रिम भारतीय बहुराष्ट्रीय राइड शेयरिंग कंपनी ओला की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म है। दरअसल क्रूट्रिम ने मैट्रिक्स पार्टनर्स के नेतृत्व में $50 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। वहीं निवेश में AI कंपनी का मूल्य $1 अरब आंका गया है।
इसका लक्ष्य विश्व स्तर पर AI परिदृश्य में क्रांति तथा सार्थक बदलाव लाना है। यह फंड भारत के संपूर्ण AI कंप्यूटिंग स्टैक के निर्माण के मिशन को गति देगा। गौरतलब है कि क्रूट्रिम एक मल्टी लैंग्वेज मॉडल है। इसे ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल ने लॉन्च किया है। क्रूट्रिम, जिसका संस्कृत में अर्थ कृत्रिम होता है, यह बड़े भाषा मॉडलों का एक परिवार है। इसमें क्रूट्रिम बेस और क्रूट्रिम प्रो शामिल हैं। इसमें मल्टी मॉडल, बड़ी ज्ञान क्षमताएं और अनुमान के लिए कई अन्य तकनीकी प्रगति शामिल हैं। बता दें कि यूनिकॉर्न एक ऐसा निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप है जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है। इसका उपयोग प्रायः उद्यम पूंजी कंपनियों में किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति एलन ली थे। इसकी पहचान अक्सर उनकी तीव्र वृद्धि, विघटनकारी व्यवसाय मॉडल और पर्याप्त निवेश आकर्षित करने की क्षमता से होती है। वहीं जो कंपनियां यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लेती हैं, उन्हें उच्च मूल्य वाला माना जाता है और उनमें अपने संबंधित उद्योगों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता होती है। किसी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनने के लिए न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम समय 26 वर्ष होना चाहिए। बताते चलें कि हाईटेक उद्योग के केंद्र बेंगलुरु को भारत की यूनिकॉर्न राजधानी कहा जाता है। यहीं पर सबसे अधिक यूनिकॉर्न कंपनियों के मुख्यालय स्थित हैं। इसके बाद दिल्ली और मुंबई का स्थान है। साल 2023 तक भारत में 111 कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा मिल चुका है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के लिए 8500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का मकसद प्राकृतिक गैस, मेथेनॉल, अमोनिया और अन्य आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना है। वहीं साथ ही भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन केंद्रीय कोयला मंत्रालय की एक पहल है। यह रासायनिक उत्पादों और उनके डेरिवेटिव के उत्पादन के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को अपनाने की परिकल्पना करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोयला गैसीकरण एक थर्मो रासायनिक प्रक्रिया है जो कोयले को मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में परिवर्तित करती है। इसमें तरल ईंधन का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए नियंत्रित कोयले को हवा, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। इसे सिनगैस के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग बिजली के उत्पादन और उर्वरक के निर्माण सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक संभावनाओं से युक्त है क्योंकि कोयला दुनिया भर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है। इसके अतिरिक्त निम्न श्रेणी के कोयले का भी उपयोग किया जा सकता है। बताते चलें कि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। यह मुख्यतः वनस्पतियों का कार्बनीकृत अवशेष होता है। यह सामान्यतः हाइड्रोजन से निर्मित एक ठोस संस्तरित शैल होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर आदि पाया जाता है। इसका उपयोग प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्ति के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। भारत में करीब 90% कोयला गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है। वहीं भारत में सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में पाया जाता है, जबकि कोयले के प्रमुख उत्पादक राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल हैं। कोयले को कार्बन की मात्रा के आधार पर पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस तथा एंथ्रेसाइट कोयला के रूप में विभाजित किया गया है। हाल ही में भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया है। इसके तहत 12 किलों को नामांकित किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के सलहेर, शिवनेर, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग को शामिल किया गया है। वहीं इसमें तमिलनाडु के जिंजी किला को भी शामिल किया गया है। बता दें कि मराठा सैन्य परिदृश्य मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्तियों को प्रदर्शित करने वाला किलों का एक नेटवर्क है। इन किलों को 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था। यह मराठा शासकों द्वारा परिकल्पित एक असाधारण किलेबंदी और सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। मराठा सैन्य विचारधारा की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान साल 1670 में शुरू हुई थी, जबकि बाद में यह शाही नियमों के माध्यम से साल 1818 तक पेशवा के शासन तक जारी रही। गौरतलब है कि विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को द्वारा नामित स्थल या क्षेत्र होते हैं जो मानवता के उत्कृष्ट मूल्य के लिए सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की पहचान, सुरक्षा एवं संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। इनकी सूची को विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण हेतु कन्वेंशन के तहत शामिल किया गया है, जिसे साल 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाया गया था। वहीं विश्व विरासत समिति द्वारा विशिष्ट मानदंडों के आधार पर किसी स्थल या क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, जो इसके सांस्कृतिक महत्व, स्थापत्य विशिष्टता, ऐतिहासिक महत्व और पारिस्थितिक विविधता जैसे कारकों पर विचार करती है।
बताते चलें कि वर्तमान में भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा सफेद गैंडे में सफलतापूर्वक एक भ्रूण प्रत्यारोपण किया है। इस प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय बायो रेस्क्यू टीम ने पुष्टि की है कि 6.4 सेंटीमीटर लंबे विकसित नर भ्रूण के साथ 70 दिनों का सफल गर्भधारण हुआ है। इस सफलता से वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीकी सफेद गैंडे की उप प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। गौरतलब है कि सफेद गैंडे की उत्तरी और दक्षिणी 2 अलग अलग उप प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से अंतिम नर उत्तरी सफेद गैंडा साल 2018 में मृत पाया गया, जिससे अब इस प्रजाति की केवल 2 मादा सदस्य बची हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति को संरक्षित करने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की ओर रुख किया है। बता दें कि सफेद गैंडे हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्तनधारी जीव हैं। यह अपने चौकोर ऊपरी होठ के कारण चौकोर होठ वाले गैंडे के रूप में भी जाने जाते हैं। आनुवंशिक रूप से इसकी भिन्न 2 उप प्रजातियां पाई जाती हैं। सफेद गैंडे की IUCN स्थिति क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जबकि इसकी दोनों उप प्रजातियों की IUCN स्थिति क्रमशः क्रिटिकली इंडेंजर्ड तथा नियर थ्रेटेंड है। जानकारी के लिए बता दें कि IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है। इसमें किसी मादा के अंडाशय से अंडे निकाल कर उसका संपर्क द्रव माध्यम में शुक्राणुओं से कराया जाता है। इसके बाद निषेचित अंडे को महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया में गर्भनलिकाओं का उपयोग नहीं होता है। आमतौर पर IVF के परिणाम स्वरूप गर्भधारण करने वाले शिशुओं को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने लेवेंडर की खेती पर झांकी की प्रस्तुति की। इसमें जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती के माध्यम से शुरू हुई पर्पल रिवॉल्यूशन को दर्शाया गया है। झांकी में CSIR द्वारा विकसित भारत के पहले महिला अनुकूल कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का भी प्रदर्शन किया गया। दरअसल CSIR के वैज्ञानिकों के सहयोग से लेवेंडर की खेती में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वहीं प्रयोगशाला से बाजार तक लेवेंडर उत्पादों के विकास होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में कई कृषि स्टार्टअप्स का निर्माण भी हुआ है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती की सफलता को पर्पल रिवॉल्यूशन यानी बैगनी क्रांति नाम दिया गया है। वहीं लेवेंडर की बात करें तो यह एक औषधीय गुण वाला पौधा है जो अपनी खूबसूरती और सुगंध के कारण प्रसिद्ध है। इसके फूल बैगनी रंग के होते हैं। यह सफेद सुगंधित पौधों में से एक है जिसकी दुनिया में करीब 30 से 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका पौधा करीब 3 फीट लंबा होता है। वहीं इस फूल के उत्पादन का सबसे अच्छा समय बसंत ऋतु माना जाता है। लेवेंडर के पौधे से आमतौर पर खुशबूदार तेल प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग औषधि, खिलौनों, इत्र, अगरबत्ती, कॉस्मेटिक्स और खास तौर पर ओरोमा थेरेपी में किया जाता है। भारत में जम्मू कश्मीर के भद्रवाह को बैगनी क्रांति का जन्मस्थान और कृषि स्टार्टअप का गंतव्य माना जाता है। भद्रवाह लेवेंडर की खेती के लिए भूमि और समशीतोष्ण जलवायु के रूप में सबसे अच्छा स्थान है। CSIR ने इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए अरोमा मिशन की शुरुआत की है। जानकारी के लिए बता दें कि अरोमा मिशन CSIR के माध्यम से केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा साल 2016 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत लेवेंडर, मैरीगोल्ड, लेमन ग्रास, ओसीमम, मिंट, सॉल्विया, गुलाब, रोजमेरी आदि सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मिशन के 2 चरण सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके हैं। साथ ही 2 चरणों की सफलता के बाद तीसरे चरण को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत किसानों के मूल्य संवर्धन और उत्पाद विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल ही में कैमरून ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है। इसी के साथ कैमरून नियमित रूप से बच्चों को मलेरिया का नया टीका मॉस्किरिक्स देने वाला पहला देश होगा। साल 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उप सहारा अफ्रीका में प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम मलेरिया संचरण वाले बच्चों के लिए मॉस्किरिक्स टीके को लाइसेंस दिया था। गौरतलब है कि विश्व में मलेरिया से होने वाली 95% मौतें अफ्रीका में ही होती हैं, जिसके चलते गावी साल 2025 तक 20 अन्य अफ्रीकी देशों में बच्चों के टीकाकरण के लिए काम कर रही है। बता दें कि मलेरिया एक मच्छर जनित संक्रामक रोग है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से लोगों में फैलता है। यह दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होता है। दरअसल प्लाज्मोडियम मलेरिया का एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनता है। यकृत और लाल रक्त कोशिकाओं में इसके संचरण से बुखार, ठंड लगना और थकान जैसे लक्षण पैदा होते हैं। मनुष्यों में इसका प्रसार मच्छर के काटने, संक्रमित रक्त चढ़ाने या किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ सुई साझा करने से हो सकता है।
वहीं इसके लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, मतली और उल्टी शामिल हैं। जबकि इसके गंभीर मामले खासकर छोटे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को अधिक प्रभावित करते हैं। इसके उपचारों में टीका, मलेरिया रोधी दवाएं एवं नैदानिक परीक्षण शामिल हैं। हालांकि मच्छरों से बचाव ही इसके बचने का सबसे अच्छा तरीका है। बताते चलें कि गावी वैक्सीन और टीकाकरण के लिए वैश्विक गठबंधन है। इसकी स्थापना साल 2000 में एक वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी के रूप में की गई थी। इसका लक्ष्य दुनिया के सबसे गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए नए और कम उपयोग किए जाने वाले टीकों तक समान पहुंच प्रदान करना है। हाल ही में इसरो ने इनसैट 3DS उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। इस उपग्रह को फरवरी में लॉन्च करने की संभावना है। यह मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए काम करेगा। साथ ही उन्नत मौसम संबंधी अवलोकन तथा भूमि और महासागर सतहों की निगरानी भी करेगा। बता दें कि इनसैट 3DS एक भारतीय मौसम विज्ञान उपग्रह है जिसे इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा बनाया गया है। इसका उद्देश्य मौजूदा कक्षा में इनसैट 3D और 3DR उपग्रहों को निरंतरता प्रदान करना है। इसके साथ ही इनसैट प्रणाली की क्षमताओं में वृद्धि की जाएगी, जिसमें 6 चैनल इमेजर और 19 चैनल साउंडर जैसे अत्याधुनिक पेलोड को शामिल किया गया है। इसमें पहला डेटा रिले ट्रांसपोर्टर है जो स्वचालित डेटा संग्रह प्लेटफॉर्मों, स्वचालित मौसम स्टेशनों के मौसम संबंधी, जल विज्ञान और समुद्र संबंधी डेटा प्राप्त करता है। वहीं दूसरा सैटेलाइट सहायता प्राप्त खोज और बचाव ट्रांसपोर्टर वैश्विक कवरेज के साथ खोज और बचाव सेवाओं के लिए बीकन ट्रांसमीटरों से अलर्ट डिटेक्शन रिले करेगा। इसे प्रक्षेपण यान GSLV F-14 से लॉन्च किया जाएगा। बताते चलें कि इनसैट यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम भारत की बहुउद्देशीय भूमि स्थिर उपग्रहों की एक श्रृंखला है जो दूर संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज और बचाव की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआत साल 1983 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में घरेलू संचार प्रणाली के तौर पर की गई थी, जबकि इनसैट 3DR एक बहुउद्देशीय भूतुल्यकालिक उपग्रह है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक प्रचालनशील पर्यावरण और तूफान चेतावनी प्रणाली प्रदान करना है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हिम तेंदुए की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हिम तेंदुए की संख्या 718 बताई गई है। वहीं डेटा विश्लेषण के आधार पर विभिन्न राज्यों में अनुमानित जनसंख्या भी जारी की गई है। इसके मुताबिक लद्दाख में सर्वाधिक 477 हिम तेंदुए मौजूद हैं, जबकि इसके बाद उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 तथा जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुए देखने को मिले हैं। इस हालिया अनुमान के आधार पर भारतीय हिम तेंदुओं की संख्या वैश्विक आबादी का करीब 10 से 15% है। यह भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन कार्यक्रम का पहला वैज्ञानिक प्रयास है। इस सर्वेक्षण का आयोजन भारतीय वन्य जीव संस्थान के अंतर्गत किया गया है, जिसमें सभी हिम तेंदुए रेंज वाले राज्यों और नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर के साथ WWF इंडिया का सहयोग भी शामिल है। बता दें कि हिम तेंदुए को मध्यम आकार की बिल्ली माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा अंसिया है। यह करीब 24 इंच लंबे होते हैं, वहीं इनका वजन लगभग 30 से 55 किलोग्राम होता है। यह भूरे रंग या गहरे भूरे से काले रंग में दिखते हैं और मध्य एवं दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में यह प्रजाति हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा इसे साइट्स की परिशिष्ट 1 में भी सूचीबद्ध किया गया है, जबकि भारत में हिम तेंदुए को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। बताते चलें कि भारत सरकार ने साल 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य हिम तेंदुए की प्रजातियों और आवासों का संरक्षण करना है। वहीं भारत में स्नो लेपर्ड जनसंख्या आकलन की शुरुआत 2019 में की गई। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गणना के दौरान 2 अनोखी स्तनधारी प्रजातियों की पहचान की गई है। इन स्तनधारी प्रजातियों की सूची में मायावी बिंटू रोग और छोटे पंजे वाले उदबिलाव को सूचीबद्ध किया गया है। इससे उद्यान में स्तनधारियों की कुल संख्या 37 हो गई है। बता दें कि बिटुरोंग विवररिडे परिवार का एक मध्यम आकार का स्तनपायी प्राणी है। इसे बियर कैट के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा सीवेट है। इसका वैज्ञानिक नाम आर्कटिक्टिस बिंटुरोंग है। यह आमतौर पर एकांतवासी और रात्रिचर जीव है जो अपना अधिकांश समय पेड़ों के बीच घूमते हुए बिताता है। यह 50 से 84 सेंटीमीटर लंबे तथा 13 से 22 किलोग्राम वजनी होते हैं। इसमें एक गंध ग्रंथि पाई जाती है जिसका उपयोग यह पेड़ों और पत्तों को चिन्हित करने तथा शिकार करने के लिए करता है।
वहीं इसकी एक प्रीहेंसाइल पूंछ होती है जो इसे पेड़ों पर चढ़ने और शाखाओं को पकड़ने में मदद करती है। यह चीन और भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल तथा साइट्स की परिशिष्ट 3 के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। वहीं छोटे पंजे वाले उदबिलाव को एशियाई छोटे पंजे वाले उदबिलाव के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रजाति भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिणी चीन तक फैली हुई है। भारत में यह ज्यादातर पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के संरक्षित क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल तथा साइट्स के परिशिष्ट 1 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। गौरतलब है कि ये दोनों प्रजातियां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत भी सूचीबद्ध हैं। बताते चलें कि काजीरंगा को साल 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यहाँ स्तनधारियों की 5 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें एक सींग वाले गैंडे, भारतीय हाथी, बंगाल टाइगर, जंगली भैंस और पूर्वी स्वैम्प हिरण शामिल हैं। हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 जारी किया गया। इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया है। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान मिला है। वहीं फिनलैंड और न्यूजीलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि भारत ने 39 अंकों के साथ 180 देशों में 93वां स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि भारत ने 2022 में 40 अंकों के साथ 85वीं रैंक प्राप्त की थी। इस वर्ष सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया और दक्षिणी सूडान सूचकांक में सबसे नीचे हैं। एशियाई क्षेत्र में सिंगापुर ने 83 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि इसे 180 देशों में 5वां स्थान मिला है। वहीं पाकिस्तान को 133वीं और श्रीलंका को 115वीं रैंक दी गई है। बता दें कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। यह 180 देशों और क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के अनुमानित स्तर के आधार पर रैंक प्रदान करता है। इसमें 0 से 100 के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहां 0 सबसे अधिक भ्रष्ट तथा 100 भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र को दर्शाता है। जानकारी के लिए बता दें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना साल 1993 में बर्लिन में की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिक उपायों के माध्यम से वैश्विक भ्रष्टाचार का मुकाबला करना है। वहीं इसका लक्ष्य भ्रष्टाचार से होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु कार्रवाई करना है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। पहला प्रश्न है, कृत्रिम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक मल्टी लैंग्वेज मॉडल है। 2, यह रिलायंस समूह की एक AI कंपनी है। 3, हाल ही में यह भारत की दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, समान नागरिकता संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में किया गया है। 2, यह गोवा सहित कई अन्य राज्यों में लागू है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, सफेद गैंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। 2, इसकी IUCN स्थिति क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। 3, यह प्रजाति भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पाई जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया है। 2, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान मिला है। 3, भारत ने इस सूचकांक में 93वीं रैंक प्राप्त की है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अंतिम प्रश्न है, मलेरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक वेक्टर जनित रोग है। 2, यह सीसी मक्खी के काटने से फैलता है। 3, मनुष्यों में मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कंगारू छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसकी खोज पश्चिमी घाट में हुई है। इसका नाम अगत्स्य गामा एज या उत्तरी कंगारू छिपकली है। दरअसल इस प्रजाति का नाम जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड कार्यक्रम के नाम पर रखा गया है।
गौरतलब है कि इस प्रजाति को पहली बार साल 2015 में देखा गया था। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह प्रजाति छोटे ड्रैगन जैसी दिखती है। भारतीय कंगारू छिपकली के बाद यह प्रजाति अगस्त्य जीनस की दूसरी प्रजाति है। पैर की 5वीं उंगली छोटी होने से यह प्रजाति अन्य छिपकलियों की तरह पेड़ों पर नहीं चढ़ पाती हैं। साथ ही यह प्रजाति अधिकतर स्थलीय होती हैं और घने पत्तों के कूड़े वाले क्षेत्रों में रहती हैं। यह तेजी से दौड़ती है और 2 पैरों पर खड़ी हो जाती है। हाल ही में बेंगलुरु में भारत के खगोलविदों की सबसे बड़ी वार्षिक सभा की शुरुआत हुई। इस सभा का आयोजन 31 जनवरी से 4 फरवरी तक किया जा रहा है। यह आयोजन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की 42वीं बैठक के साथ हो रहा है। यह सभा सूर्य, ग्रहों, ब्लैक होल और उससे परे खगोल दुनिया के वैज्ञानिक विचारों पर केंद्रित है। इसमें करीब 750 खगोल शास्त्री भाग ले रहे हैं। वहीं स्कूली छात्रों को आकर्षित करने के लिए इसमें विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया गया है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में प्रथम पुरस्कार हासिल किया है। इस पुरस्कार की घोषणा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा की गई है। संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत लोकतंत्र की जननी की थीम पर आधारित थी। इस झांकी में एनामॉर्फिक तकनीक का शानदार उपयोग किया गया, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती है। वहीं इसमें परंपरा और नवीनता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिला। बता दें कि यह जीत सिर्फ उसकी रचनात्मकता की पहचान की नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि का प्रतीक भी है। हाल ही में आईएनएस निरूपक को 38 वर्षों के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। आईएनएस निरूपक भारतीय नौसेना का एक स्वदेशी रूप से डिजाइन सर्वेक्षण जहाज था। इसे साल 1985 में कमीशन किया गया था। इस जहाज ने मानवीय सहायता और आपदा राहत में सक्रिय भूमिका निभाई। वहीं साल 2004 में सुनामी राहत के लिए ऑपरेशन गंभीर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण ने न केवल नौसैनिक अभियानों को आकार दिया है, बल्कि समुद्र विज्ञान की वैज्ञानिक समझ को भी आगे बढ़ाया है। इसके उल्लेखनीय कार्यों के चलते इसे कई बार एडमिरल जल कुरसेटजी रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने शांति प्रयासों के लिए मोहम्मद जुबैर को साल 2024 का कोट्टई अमीर सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार प्रदान किया है। बता दें कि मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक है। इस पुरस्कार की स्थापना तमिलनाडु सरकार द्वारा साल 2000 में की गई थी। यह सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे उत्कृष्ट सेवाओं के लिए तमिलनाडु से संबंधित एक व्यक्ति को प्रदान किया जाता है और इसके अंतर्गत 25,000 रुपए नगद पुरस्कार, एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसे हर साल गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाता है। हाल ही में राजस्थान के महाजन में संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक की शुरुआत हुई। यह अभ्यास 29 जनवरी से शुरू हुआ है और 10 फरवरी 2024 तक जारी रहेगा। इसे संयुक्त रूप से भारत और सऊदी अरब के मध्य आयोजित किया जा रहा है। इसमें सऊदी अरब का सैन्य नेतृत्व रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है, तो वहीं भारतीय सेना का नेतृत्व ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाके में संयुक्त अभियानों के लिए दोनों देशों के सैनिकों को प्रशिक्षित करना है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान प्रयोगशाला में विकसित मछली के मांस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके तहत उच्च मूल्य वाली समुद्री मछलियों के सेल आधारित मांस को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बता दें कि इस तरह का मांस मछली की विशिष्ट कोशिकाओं को अलग करके प्रयोगशाला में विकसित किया जाता है। यह मछली के मूल स्वाद, बनावट और पोषण गुणों की नकल करता है। यह इजराइल, अमेरिका, सिंगापुर और कोरिया सहित कई देशों में अनुसंधान का एक क्षेत्र है। हालांकि अभी तक किसी ने भी इसका व्यावसायीकरण नहीं किया है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में 5 और वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में नामित किया है। इससे अब देश में आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 80 हो गई है। बता दें कि इन 5 वेटलैंड्स में से कर्नाटक के 3 यानी मगदीकेरे, अंकसमुद्र,
अघनाशिनी एस्चुरी संरक्षित रिजर्व जोड़े गए हैं। वहीं तमिलनाडु से 2 कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि होती है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, जहां इस सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने इस पर साल 1982 में हस्ताक्षर किए थे। यूनाइटेड किंगडम में हुए हालिया शोध से पता चला है कि अल्जाइमर रोग मानव से मानव में फैल सकता है। हालांकि शोधकर्ताओं के अनुसार यह एक दुर्लभ चिकित्सा दुर्घटना के बाद हुआ है और यह बीमारी रोजमर्रा की गतिविधियों के माध्यम से नहीं फैलती है। ऐसा केवल तब होता है जब लोगों को गलती से मानव उत्तक के अर्क का टीका लगाया गया हो, जो कि बहुत ही दुर्लभ और असामान्य स्थिति है। बता दें कि अल्जाइमर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करता है। इसके कारण रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। साथ ही इसमें व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता है और उसकी निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। हाल ही में ओडिशा सरकार ने घोषणा की है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापना की जाएगी। यह सफारी दुर्लभ और रॉयल मेलानिस्टिक बाघ प्रजाति को देखने और उनके संरक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। गौरतलब है कि सिमलीपाल में इस तरह बाघ देखे जाने की दर विश्व में सबसे अधिक है। साल 2018 बाघ स्थिति रिपोर्ट के अनुसार इस रिजर्व में ऐसे 8 बाघों की सूचना दी गई थी। बता दें कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है और मेलानिस्टिक बाघों के लिए देश का एकमात्र निवास स्थान है। इसे साल 2009 में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया था। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।